अस्सलाम दोस्तों, इन भी मौजूद अगर मैं गुजाम लेकिन जनाब अगर बात अदालत की आ जाए और अदालत के अंदर बैठे हुए जज की आ जाए तो सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, सिर्फ 2 सवाल होते हैं और उसके बाद पूरे का पूरा मंजर साफ हो जाता है। कल जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने 23 मिनट के अंदर इस बात की वजाहत कर दी थी, इस बात को बड़े आसानी के साथ समझा दिया था कि अगर काजी बैठ जाए, अदालत में आ जाए तो फिर जो अदालत है वो इंसाफ के तराजू को कैसे पकड़ती है, बहुत ही आसानी के साथ समझा दिया। और उसके बाद काजी साहब अदालत से उठ के चले गए। आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस यही अफरीदी साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस बारे में आगाह कर दिया। सिर्फ 2 सवाल के ज़रिए, सिर्फ 2 सवाल आए और उसके बाद हम ख्याल जो हैं वो सारे के सारे मुंह देखते रह गए और उनको समझ नहीं आ रही थी कि अब हमने इन सवालात से बाहर कैसे जाना है। और उसके बाद फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने रवायती अंदाज के मुताबिक मिट्टी पाव पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद किया और ये कह दिया कि जनाब अटॉर्नी जनरल साहब से हम बाद में पूछेंगे, पहले दरख्वास्त दहिंदगान के वकला से हम अपनी सारी की सारी बातें कर लें। सवाल बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। सवाल ने जो है ना वो इस बात की तरफ इशारा कर दिया था कि इस मामले ने आगे कैसे बढ़ना है। और सवाल अगर ये आ जाए कि जनाब फ़ौजी अदालतों की तश्कील आइनी है या गैर आइनी, फ़ौजी अदालतों के अंदर जो मुकदमात हैं वो दायरा समात फ़ौजी अदालतों के अंदर आते हैं या नहीं आते, और फ़ौजी अदालतों की तरफ से दी जाने वाली सज़ाएँ क्या उनमें अपील की गुंजाइश मौजूद है, और अगर अपील की गुंजाइश मौजूद है तो कहाँ से दी जाती हैं। ये एक सिंपल, मेरे जैसा एक आम आदमी जिसने कानून की जो तालीम है वो हासिल नहीं की, वो इसके बावजूद इस बात को समझता है कि ये जो मामलात इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज सुबह 9 बजे से ज़ेर समात हैं, बुनियादी तौर पर सिर्फ इन 3 सवालों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और अगर हम टेक्निकली बुनियादों पर बात करें तो ये सिचुएशन ज़रा और भी क्लैरिटी के साथ सामने आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो सवाल हैं वो उनके अंदाज़ भी मुख्तलिफ हो जाते हैं और उनके जवाब भी मुख्तलिफ हो जाते हैं। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने क्या किया, मंसूर अली शाह साहब ने सवाल पूछे और ये जो मैंने आपको 3 सवाल बताए हैं इनमें से 2 सवालात। पहला सवाल उनकी तरफ से ये पूछा गया कि अगर जो जुर्म है वो सिविलियन जो एरिया है उसके अंदर ना हो, वो जो एरिया है वो कंटोनमेंट एरिया के अंदर जुर्म करे और वो सिविलियन जुर्म करे, तो इसके बारे में कानून क्या कहता है। दूसरा, अगर जो टारगेट है वो एक ख़ास मुकाम हो और ख़ास इमारत हो और ख़ास शख्सियत हो, तो इसके ख़िलाफ़ जो मुकदमा है वो सिविल अदालत में चलेगा या फ़ौजी अदालत में चलेगा। तो वहाँ पर मौजूद वकील साहब जो फैसल सिद्दीकी साहब, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि जनाब इस तरह का मुकदमा तो फिर जो है वो फ़ौजी अदालत में ही चलेगा। दूसरा सवाल था कि फ़ौजी अदालतों के हवाले से जो कार्रवाई है वो कहाँ पर की जाएगी, और वो भी सिविल सोसाइटी के वकील जनाब फैसल सिद्दीकी साहब ने इस बारे में भी इस बात को बड़ी क्लैरिटी के साथ आगाह कर दिया कि जनाब फ़ौजी अदालतों के ज़रिए जो सज़ाएँ मिलती हैं उनके ऊपर तो कोई अपील भी नहीं हो सकती। अब आज की समात के अंदर इन्हीं 2 नकात के इर्द गिर्द सारे का सारा नेट जो है वो बनाया जाता रहा और इसके अंदर जो बाकी जो जज साहिबान थे वो इसी के इर्द गिर्द अपनी राय को डेवलप करते रहे कि हमने इस मामले को लेकर आगे कैसे चलना है। मेरी नज़र के अंदर इस मामले को अगर हमने देखना है तो हमें 2015 में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बनाया गया था उसके फ़ैसले को या उसके अंदर होने वाली जो गुफ्तगू है, जो दलाइल हैं और जो फ़ैसला है, हमें मुकम्मल तौर पर उसको देखना पड़ेगा या उससे हमें रहनुमाई लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये बात तो एक सेट पैटर्न है कि 17 रुकनी बेंच का फ़ैसला 7 रुकनी बेंच जो है वो उसको सेट असाइड नहीं कर सकता। हाँ, उससे बड़ा बेंच या वही बेंच उतनी बड़ी तादाद में उसके ऊपर नज़रसानी कर सकता है। अब इस बात की जो निशानदेही है वो जनाब लतीफ़ खोसा साहब ने भी की थी। उन्होंने कहा था कि जनाब जब हम आपके साथ चीफ़ जस्टिस साहब के साथ जब हमने मुलाकात की थी चीफ़ जस्टिस साहब के चैम्बर में एतज़ाज़ अहसन साहब के साथ, तो लतीफ़ खोसा साहब ने इस बात का एतराफ़ किया, भरी अदालत में किया कि उस मुलाकात में जो हुई थी उस मुलाकात के अंदर बुनियादी नुक्ता ये था कि जनाब ये जो मुकदमा है, बज़ाहिर तो इस बात को उन्होंने ये तासुर दिया कि जनाब ये बात तो तय थी कि जो एप्लीकेशन हम लेके जा रहे हैं
उसने एडमिट होना ही होना है, उसकी समाअत होना ही होना है। ये ऑलरेडी डिसाइडेड मैटर था। अलबत्ता इस पर लतीफ़ खोसा साहब ने जो जिक्र किया उसने यकीनी तौर पर चौंका के रख दिया, क्योंकि लतीफ़ खोसा साहब का ये मानना था कि चीफ साहब के साथ होने वाली मुलाकात में इस बात पर बात हो रही थी कि जनाब आपने इसके ऊपर फुल कोर्ट बनाना है, यानी 17 रुकनी जो सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल तादाद है उसी ने ये मामला सुनना था। लेकिन अब चूँकि 15 जजेस मौजूद हैं, 15 जजेस ही इस मुकदमे को सुनेंगे। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो 9 रुकनी बेंच बनाया, उन्होंने प्रॉपर 15 रुकनी बेंच नहीं बनाया। इसका मतलब ये है कि ये जो मुलाकात हुई थी चीफ साहब के साथ, उन मुलाकातों में ये तमाम चीज़ें डिस्कस होती रही कि जनाब ये चीज़ आएगी, इसको इस तरीके से हमने लेना है, इसमें इन नकात के साथ डिस्कशन करनी है, और बाकायदा प्लानिंग के साथ इन दरखास्तों को लेके आया गया, जिसके ऊपर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कल निशानदेही भी की कि जनाब ये अजीबोगरीब पैटर्न है। जो दरखास्त सबसे पहले आई वो उस पर जो नंबर लगा वो सबसे आखिरी लगा, और जो दरखास्त सबसे आखिर में आई उसके ऊपर सबसे पहले नंबर लगाया गया। तो उन्होंने कहा जनाब ये भी कवायद के मनाफी इकदाम है। अब ये जो 2015 का फ़ैसला है 17 रुकनी बेंच का, उसमें 11-6 की अक्सरियत के साथ, यानी उसके साथ फ़ैसला आया था। 11 जजेस ने फ़ौजी अदालतों में मुकदमात चलाने का जो फ़ैसला था, जो हुकूमती फ़ैसला था, उसको इंडोर्स किया था, और उन्होंने कहा था कि जनाब फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के मुकदमात चलाए जा सकते हैं, और फिर मुकदमात चलाए भी गए। जबकि 6 जजेस ने इस फ़ैसले से इख्तलाफ किया था, और मौजूदा चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल साहब उन जजेस में शामिल थे जिन्होंने फ़ौजी अदालतों में मुकदमात चलाए जाने की तौसीक की थी, और उन्होंने कहा था कि जनाब सिविलियंस के मुकदमात चलाए जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि कल का फ़ैसला, कल की राय मुख्तलिफ थी, आज की राय मुख्तलिफ हो सकती है, और उसके लिए ज़मीनी हक़ाइक़ की बात करेंगे। अब अगर ज़मीनी हक़ाइक़ की हम बात करते हैं तो कल के ज़मीनी हक़ाइक़ में इमरान खान किसी सिनेरियो में नज़र नहीं आ रहे थे, जबकि आज के ज़मीनी हक़ाइक़ में हमें इस बात की 100% गुंजाइश नज़र आ रही है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो मुकदमा है वो फ़ौजी अदालत में चलेगा, और उसके लिए जो फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग और कोर कमांडर्स की मीटिंग के जो इलामिये हैं, जो डिक्लेरेशंस हैं, वो इन्हीं दरखास्तों के साथ लफ़ किए गए, और ये बात बताई गई कि जनाब ये फ़ौजी क़यादत का फ़ैसला है कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद के मुकदमे जो हैं वो चलेंगे फ़ौजी अदालतों में। अब इस बात का भी बड़ा सीधा सा मतलब है, सीधा सा मतलब मेरी नज़र में, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं तो कानून का तालिब इल्म नहीं हूँ, मैं तो चीज़ों को देखता हूँ माजी के आईने में कि कल गुज़रे हुए कल में इस तरह के वाक़यात के बाद किस तरह का रद्द-ए-अमल आया था, और फिर उस रद्द-ए-अमल को असेस करते हुए आज की सूरत हाल के ऊपर राय दी जा सकती है, और फिर मुस्तकबिल के बारे में कोई पेशीन गोई की जा सकती है। मेरी राय में जो फ़ैसला आ चुका है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का और फॉर्मेशन कमांडर्स का, उस फ़ैसले के बाद अब इस बात की गुंजाइश ही नहीं है। अगर किसी के ज़हन में ये बात मौजूद है कि कोई गुंजाइश मौजूद होगी कि जनाब हम यहाँ से पतली गली से निकल जाएंगे, इस तरह का कोई इम्कान मौजूद ही नहीं है। अगर फ़ौज ने इस बात का फ़ैसला कर लिया कि अपने मुल्ज़म हम खुद पकड़ेंगे, अपने मुल्ज़मों के ख़िलाफ़ मुकदमे हम खुद सुनेंगे, और अपने मुल्ज़मों को सज़ाएँ हम खुद देंगे, तो पाकिस्तान के बाकी तमाम इदारे अगर अपनी दुम को आग भी लगा लेंगे तब भी फ़ौज अपने इस फ़ैसले से किसी भी सूरत डिविएट नहीं करेगी। माजी में इस तरह की कई मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं, और अब भी हम अगर देखें तो ऐसी ही गुंजाइश हमें नज़र नहीं आ रही कि जनाब इमरान खान साहब की इस शिकंजे से जान छूटेगी। नंबर 1। नंबर 2, जो फ़ैसला है, अगर मौजूदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी उसी इखलाकी पोजीशन और आइनी पोजीशन पर मौजूद होती जहाँ पर वो अपने फ़ैसलों को इंडोर्स कराने की या उन पर अमल दरामद कराने की रिट अपने पास रखती, मौजूदा अदलिया अगर इस हद तक कॉम्प्रोमाइज़ ना होती, मौजूदा अदलिया अगर इतनी हम ख्याल ना होती, तो शायद इस बात की भी गुंजाइश थी कि फ़ौज अपने रवैये पर या अपने इस फ़ैसले के ऊपर थोड़ा सा नज़र षानी कर लेती और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को थोड़ी सी गुंजाइश दे देती। लेकिन मुझे मौजूदा हालात में इस बात की भी कोई
गुंजाइश नज़र नहीं आ रही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिस हद तक मुतनाज़ हो चुकी है, जिस हद तक उनके अंदर अंदरूनी इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, जहाँ पर जजेस को ही दूसरे जजेस के, यानी हम ख्याल जजेस के फ़ैसलों पर एतमाद नहीं तो बाकी कैसे एतमाद करेंगे। और अगर ये ऐसा ना होता तो 14 मई के हवाले से जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया था कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शंस होंगे, तो 14 मई को इलेक्शंस हो चुके होते। अब अगर 14 मई को इलेक्शंस नहीं हुए तो ये भी एक बड़ा वाज़ेह पैगाम था कि जनाब आपके जो चीज़ें हैं वो एक ख़ास पॉलिटिकल मोटिवेटेड जो फ़ैसले हैं उनके ऊपर किसी सूरत अमल दरामद नहीं किया जाएगा। और ये ही पैगाम अब है, यानी मौजूदा हालात में है कि अब भी अगर पॉलिटिकल मोटिवेटेड डिसीजन आएगा तो उस डिसीजन को किसी भी सूरत तस्लीम नहीं किया जाएगा। इस वक्त पार्लियामेंट मौजूद है, इस वक्त नेशनल असम्बली मौजूद है, इस वक्त सेनेट मौजूद है, और जिस तरीके से 14 मई के फ़ैसले के बाद पार्लियामेंट ने रिएक्ट किया था, बिल्कुल वैसे ही अब रिएक्ट किया जाएगा। अब अगर ये जो आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात चलाने के फ़ैसले को अगर कालादम करार दिया जाता है तो फिर पार्लियामेंट यानी सेनेट ऑफ पाकिस्तान और नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान ये दोनों एक नए एक्ट को मंजूर कर लेंगे और फिर इस एक्ट को भेजा जाएगा प्रेसिडेंट साहब के पास, और जहां पर इस बात की तौसीक की जाएगी कि जनाब 9 मई स्पेसिफ़िकली 9 मई के वाक़यात के मुल्ज़मान को की समाअत जो है वो फ़ौजी अदालतों में होगी। ये ऑर्डिनेंस भी आ सकता है और इसके हवाले से जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है उसको मंजूर भी किया जा सकता है। और यहाँ पर मैं आपको ये बात भी बताता चलूँ कि मौजूदा सूरत हाल में, मौजूदा स्नैरियो के अंदर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी भी 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं, जो मुजरमान हैं, उनके मुकदमात को फ़ौजी अदालतों में चलाने की हमायत करते हैं, उनके हामी भी हैं। और इस हवाले से अगर पार्लियामेंट में एक नई लेजिस्लेशन होती है तो प्रेसिडेंट उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं डालेंगे। जैसे ही सेनेट और नेशनल असम्बली से कानून मंजूर होगा, सदर साहब उसके ऊपर दस्तखत करेंगे, उसकी तौसीक करेंगे, उसका गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और वो कानून बन जाएगा और फिर उसको तब्दील नहीं किया जा सकेगा, चाहे आप उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दें। दूसरी बात यह है कि जिन्होंने ये फ़ैसला किया है कि जनाब सज़ाएँ हमने ख़ुद देनी है, उनको बड़े तरीके आते हैं अपने फ़ैसलों पर अमल दरामद कराने के लिए। और अगर आप आज की समाअत में जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब के रिमार्क्स को देखें तो आपको नज़र आएगा, उनकी ऑब्ज़र्वेशन से आपको महसूस होगा कि उनको ख़ुद भी इस बात का अंदाज़ा है, उनको ख़ुद भी इस बात का यकीन है कि अगर वो जो है ये जो फ़ौजी अदालतों में मुकदमात चलाए जाने का फ़ैसला है, अगर वो इसको किसी भी तरीके से बदलने की कोशिश करेंगे तो फिर शायद तारीख़ बदली जाएगी, फ़ैसला तब्दील नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि मुकदमात चलेंगे, फ़ौजी अदालतों में ही चलेंगे। और यहाँ पर मैं आपको ये बात भी बता दूँ कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो मुकदमा है 9 मई के वाक़यात के हवाले से, वो किस वक्त चलना है फ़ौजी अदालतों में, चलना भी है या नहीं चलना, इसके हवाले से मुमकिना तौर पर कुछ फ़ैसले लिए जा चुके हैं, लेकिन उनका ऐलान अभी बाज़ाब्ता तौर पर नहीं हुआ। अगर कोर कमांडर्स के इजलास में इस बात का ज़िक्र किया गया है कि हमारे पास इस बात के सबूत हैं, तो फिर इस बात को मानना पड़ेगा कि उनके पास सबूत हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके पास हकीकी मानों में सबूत हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे मुल्क की तारीख़ इस तरह की है कि यहाँ पर माइट इज़ राइट ही चलती है। यहाँ पर जिसकी लाठी उसका भैंस, जहाँ पर ताकत है, जिसके हाथ में डंडा है, उसी का उसूल, उसी की राय, उसी का फ़ैसला मुकद्दम समझा जाता है। और वो माजी में भी समझा जाता रहा है, अब भी समझा जाएगा। नवाज शरीफ साहब के दौर में जब जनरल जहांगीर करामत साहब ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की एक तजवीज़ दी थी, तो उसके ऊपर नवाज शरीफ साहब बरहम भी हो गए थे और उन्होंने जनरल जहांगीर करामत साहब से इस्तीफ़ा भी ले लिया था और उन्होंने उस वक़्त इस्तीफ़ा दे भी दिया था। और उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए थे। लेकिन जिस वक़्त चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी पहली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसके अंदर इस बात का पहली ही मीटिंग में फ़ैसला कर लिया गया था कि अब नवाज़ शरीफ ने अगर दोबारा फ़ौज के साथ किसी तरह की महाजराई की, किसी तरीके से
फ़ौज के साथ जो है वो आमने सामने आए, तो इस मरतबा परवेज़ मुशर्रफ नहीं जाएंगे, इस मरतबा नवाज़ शरीफ जाएंगे। और फिर 12 अक्टूबर हुआ, फिर नवाज़ शरीफ गए, परवेज़ मुशर्रफ ने मौजूद भी रहे और उन्होंने मार्शल लॉ भी लगाया। ये वही मिसाल है जो मैं आपको देना चाहता हूँ कि इस मरतबा भी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इस बात का फ़ैसला कर लिया गया है कि 9 मई पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, शोहदा पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, किसी भी हवाले से पाकिस्तान को अनस्टेबलाइज़ करने की कोशिशों पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। और अगर इन 3 के ऊपर जो है वो इन 3 फ़ैसलों को तब्दील करने की या इन 3 फ़ैसलों से टकराने की कोशिश की गई, तो अंजाम वही होगा जो 12 अक्टूबर 1999 को हुआ। इस बात को मद्देनज़र रख लेना चाहिए, यही हतमी फ़ैसला है और इससे किसी सूरत कोई बंदा पीछे हटने के लिए, ख़ास तौर पर इदारा, वो तैयार नहीं है। अपनी राय पर ज़रूर ज़ाहिर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।